हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी मैपर सीरीज में। हम लोग बायोमोलिक्यूल कर रहे हैं। आज भी मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस बना के लाया हूं। और ट्रस्ट मी, आप भले कितने साल भी ड्रॉप कर चुके हों, आपको कई क्वेश्चंस एकदम न्यू मिलेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ये लाइन कहीं एनसीईआरटी में लिखी हुई है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बनाने में बेटा बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। ठीक है, बोरियत लगती है, बोर हो जाता हूं कभी कभी टाइप करते करते। ठीक है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। ठीक है ना, क्योंकि हर लाइन पर क्वेश्चन बनाना, आप खुद सोच के देखो किस तरह का बनाएं। एसर्शन रीजन बनाएं, एमसीक्यू बनाएं, स्टेटमेंट बेस्ड बनाएं, मैच द कॉलम बनाएं, किस तरह का बनाएं, वो थोड़ा सा फ्रेम करने में टाइम लग जाता है। ऑप्शन कैसे होने चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल फालतू भी नहीं होने चाहिए कि आंसर ऐसे ही देख के पता चल जाए। ठीक है, ये वाली बात है। तो नीट लेवल के सवाल जो हैं बेटा, मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा पहले करा हुआ था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, मैं ये स्लाइड मैप चला देता हूं और फटाफट जो है अपन जो है स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। आज करीब करीब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस एंजाइम इनिबिशन रह जाएगा। ठीक है ना, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है, अब आप मानकर चलो 10 एक क्वेश्चन इसमें कल और करवाऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, आप लोग भी करते रहिए इन सवालों को, इन्हीं में से ही पेपर आएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, तो छोड़ना मत प्लीज। इस बात का दुख ज्यादा होता है कि यार सर ने सवाल कराया था और मैं पेपर में गलत करके आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सवाल से पोल आपके पास आ रहा है। ये क्या है? अच्छा, डिसेबल चैट का था। अच्छा अच्छा अच्छा, चैट इनेबल्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व करो। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व करो। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको आज कल सुबह रिवीजन प्लानर भी दे दूंगा। ठीक है ना, आगे का, ताकि आप एक वीक में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर सको। बॉटनी जूलॉजी दोनों का दे दूंगा। ठीक है, तो कल सुबह आपको मिल जाएगा। बेटा देखो, एक मेरी बात सुनना। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, कल मेरे बगल में स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं एग्जाम्पलर लेकर आया। ठीक है, घर पे पड़ी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एग्जाम्पलर में भी कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो भारी हैं, तो एग्जाम्पलर का सेशन भी लूंगा आपका। ठीक है, आज 25 तारीख है, 28 और 29 को आपको 11वीं और 12वीं के एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के टफ सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। कई सवाल तो अपन ने निकाल दिए, मैं आपको बताऊं, कई सवाल तो अपन ने कर दिए। एग्जाम्पलर के सवाल भी इसमें ही आ गए, पर कुछ एक आध सवाल एग्जाम्पलर के ऐसे हैं जो परेशान कर सकते हैं आपको मेन एग्जाम में। ठीक है, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है उसमें एग्जाम्पलर में, तो वो 28 और 29 को प्रैक्टिस कराऊंगा। 11वीं का कर लेंगे 29 को और 12वीं का कर लेंगे 28 को। ठीक है ना, ताकि मान लो अगर एग्जाम्पलर से कोई आ जाता है क्वेश्चन तो आपने करा हुआ होगा। ठीक है ना, ये वाली बात है। चलिए चलो आओ देखते हैं। शुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फॉर्मूलाज आर ओनली मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला जो है वो CnH2O होल रेस टू पावर n होता है। ठीक है, मैंने कॉपी में भी लिखवा रखा है। हेक्सोसिस देयरफॉर हैव 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन।
ग्लूकोज इज अ हेक्सोज, चूज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोज। अपन को एक और हेक्सोज शुगर सेलेक्ट करनी है, तो इसमें फ्रक्टोज जो है ना, ये भी हेक्सोज शुगर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ हेक्सोज शुगर, ठीक है ना, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, चलिए चलो अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 82nd क्वेश्चन, 82nd क्वेश्चन, चलो 82nd क्वेश्चन का पोल आ रहा है, सॉल्व करो। ठीक है, चलो Which structure of protein is folded upon itself to form a hollow woolen ball? बताइए क्या आंसर होगा 82nd का। चलो मॉक टेस्ट भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, ये मेरी विश्वास रखिए। मॉक टेस्ट भी दूंगा, पर यार थोड़ा सा मेरे को भी ना सांस लेने का मौका मिले। चलो करें, बहुत आसान है। देखो, जब भी वूलन बॉल का क्वेश्चन आ जाए, हॉलो वूलन बॉल, कॉपी में भी लिखाया हुआ है कि जब भी हॉलो वूलन बॉल का सवाल आ जाए कि कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है इस तरह फोल्ड होकर एक हॉलो वूलन बॉल बनाता है, तो इसका आंसर है टर्शियरी स्ट्रक्चर। याद रखिए, कॉपी में नोट्स में साफ साफ चमक रहा है, लिखा हुआ है, इसका आंसर ए है। 77% लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पर चलें, चलो 82 हो गया, चलिए अब 83 क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 83, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, पढ़ो और फिर देखो इसका क्या आंसर आएगा। Secondary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein. Tertiary structure gives a three-dimensional view of a protein. आपको statement based question के option तो पता ही होंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। देखो आओ, secondary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein। गलत, ठीक है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर आना चाहिए था, इसकी जगह टर्शरी स्ट्रक्चर आना चाहिए था, है ना। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, अगर प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में हो तो ही वो फंक्शन कर पाता है। याद रखिए, तो ही वो फंक्शन कर पाता है। जैसे कोई एंजाइम है, जब वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में होगा, इतना फोल्ड हो चुका होगा कि वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाए, तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो लगभग बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल एक्टिविटी दिखाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। अगर थ्री डायमेंशनल वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर थ्री डायमेंशनल वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो वो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। मैं एक बार आपको ऑप्शन बता देता हूं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पहला ऑप्शन दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन पहला सही है दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन पहला गलत है दूसरा सही है,
चौथा ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये वाली बात है। इसका सी आंसर आ जाएगा। 66% बच्चों ने सही मार्क किया है। जो 22% लोग, 23%, 25% लोगों ने गलती करी है, ध्यान से करो भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है बच्चों, प्लीज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 84th क्वेश्चन। अगेन 84th क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, मैंने भी आंसर लगा दिया है, आप भी लगाइए, बताइए क्या आंसर होगा। पढ़िए स्टेटमेंटों को और फिर आंसर सही निकालिए। ठीक है, आराम से पढ़िए, 10-20 सेकंड लीजिए। चलिए, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी आपकी। चलो देखते हैं, है ना। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन और यूनिट्स, बिल्कुल सही है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो बनता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो जाती है, याद रखिए। ओके, क्लियर। ठीक है, ये कॉपी में लिखवाया है। ठीक है, ओके। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर ये चारों यूनिट्स आइडेंटिकल थोड़ी होती हैं। 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि चारों अल्फा हो सकती है, नहीं। चारों बीटा हो सकती है, नहीं। तो दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। अभी भी देखो 60% बच्चों ने ही सही आंसर निकाला है। बच्चों, एनसीईआरटी की लाइनों में गड़बड़ मत करो, कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स क्यों नहीं याद करते? ऐसे नहीं आगे बढ़ पाओगे। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन नंबर 85। चलो सॉल्व करते हैं। चलो, ध्यान से करो, सिली मिस्टेक हो गया। चलो सॉल्व करो इसे। चलो, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेक देम बायोलॉजिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने बताया था कि कोई एंजाइम है वो एक्टिव अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में ही होगा, याद रखिए। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो कोई ना कोई काम कर पाता है, अपनी एक्टिविटी शो कर पाता है। प्रोटीन एक्टिविटी टर्शरी स्ट्रक्चर में ही दिखाता है, ठीक है ना। इट इज नेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेंटेन बाय मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली, गलत। टर्शरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ही थोड़े ही होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे जो है बॉन्ड्स या फोर्सेस लगते हैं बेटा, ठीक है ना। तो खाली कहना कि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो पा रहा है, गलत है।
देर आर सेवरल अदर बॉन्ड्स। टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी भूमिका निभाते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनता है वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से नहीं बनता, उसमें दूसरे बॉन्ड्स भी अपने काम करते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, वैंडरवॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, आयोनिक इंटरेक्शंस, ये सारे के सारे टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बने हैं, याद रखिए। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी में देखना, नोट्स में देखना, सारे बॉन्ड्स के नाम लिखवा रखे हैं और इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब असर्शन सही होता है और रीजन गलत होता है तो थर्ड ऑप्शन आता है। तो इसका देख लेते हैं। 69% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही औसम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 अपन ने कर लिया, अब 86 क्वेश्चन। आइए 86 क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। चलिए चलो, मैंने तो आंसर कर दिया, तुम भी अपना आंसर मार्क कर दो। चलो, है ना। विच इज करेक्ट फॉर अडल्ट हीमोग्लोबिन। ट्रस्ट मी, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं जिन पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, विच इज करेक्ट फॉर अडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो इसमें सीधा मैं आपको बताऊं, जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, याद रखिए, ठीक है ना। और उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्लियर, ओके। हीम पार्ट नहीं होता 2 अल्फा और 2 बीटा का बना हुआ। जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है ना, उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ये अल्फा और बीटा क्या है? ये पेप्टाइड चेन है, ठीक है। समझ में आया? तो बेसिकली क्या होता है, ये अल्फा और बीटा पेप्टाइड चेन होती है। तो जब अपन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपन ऐसा बनाते हैं, देखिए, ओके, ये देखिए, ऐसे करके यू बनाते हैं। ये देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी 2 अल्फा चेन हो गई, ये 2 आपकी बीटा चेन हो गई, अलग अलग कलर से बनाया है, ठीक है ना। ठीक है, ये कौन सी चेनें हैं? ये ग्लोबिन चेन है, ठीक है। ये ग्लोबिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है। हीम पार्ट कहां आएगा? हीम पार्ट कहां आएगा? यहां पर बीच में ये हीम पार्ट आ जाएगा। ये हीम वाला पार्ट है जिसमें आयरन होता है, याद रखिए। तो बीच में ये हीम वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें आयरन होता है ना। समझ में आया? ये वाली बात है, तब जाकर ये पूरा हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? हीमोग्लोबिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है, याद रहेगा। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जो प्रोटीन की फोल्डिंग अपन ने पढ़ी उसमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ग्लोबिन पार्ट जो हीमोग्लोबिन का होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। तो इसके फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, देखो तुम अपनी हालत, तुम हीमोग्लोबिन भी भूल गए, हीमोग्लोबिन भूल गए तुम, ठीक है। यानी तुम्हें ब्लड वाला चैप्टर भी याद नहीं रहा, तुम्हें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर भी याद नहीं रहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम क्या कर रहे हो?
पढ़ो भाई, टाइम निकालो पढ़ने के लिए। क्या कर रहे हो ये? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा है ना? तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर भी भूल गए, जिसके क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस किए थे कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है, जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, वो जो है ग्लोबिन पार्ट को कंज्यूम करता है आरबीसी के अंदर। नहीं पढ़ाया था? कितनी जगह हीमोग्लोबिन पढ़ाया है यार। ठीक है, तुम्हारे यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ब्लड पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तुम सब भूल गए। 40% लोग ही ये सही कर पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। वी गॉट कंफ्यूज्ड। इतना सरल सवाल, एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई ये। दिस इज एनसीईआरटी लाइन। Hence, two subunits of alpha type and two subunits of beta type together constitute the human hemoglobin। देख लीजिए, ठीक है ना? सच में यार, you should do something। पढ़ाई में मन लगाओ, रिवीजन करो। नहीं तो यार, अगर ऐसे सरल सरल सवाल गलत कर दोगे एग्जाम में, कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो 87वां क्वेश्चन। 87वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 87वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलिए, चलो, विच एंजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन? मार्क करिए। विच एंजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन? क्या आंसर होगा इसका? चलो बताइए, क्या आंसर होगा? हम आ गए 87 पर। चलो, चलो, तो इसका आंसर है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है, इट इज एन एंजाइम विच इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। याद रखिए, बाकी तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट राइबोजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर है। 80% बच्चों ने सही आंसर किया है, कुछ लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं। 100% आना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 88th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, पोल आ रहा है आपके पास में। राइबोजाइम इज मेनली मेड अप ऑफ, बताइए। चलो आंसर दो। राइबोजाइम किसका बना हुआ होता है, बताइए। पता चला यार, यही क्वेश्चन नीट में आ गया। ठीक है, करने वाले तो करके निकल जाएंगे इसको कि सर ने क्लास में करवाया था, बाकी यहीं बैठे रह जाएंगे। चलिए, राइबोजाइम इज मेनली मेड अप ऑफ, क्या आंसर आएगा? राइबोजाइम किसका बना हुआ है? राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का। तो इसका सेकंड आंसर होगा। 82.94 बच्चों ने सही आंसर लगाया है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, परसेंटेज सुधर रही है, बहुत औसम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 89th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, चलो बताओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 89th क्वेश्चन। चलो, बताइए क्या आंसर होगा 89th क्वेश्चन, जल्दी करिए।
चलो बताओ, ये बॉल यहाँ कैसे पड़ी है? बॉल पड़ी है यहाँ, देखो। चलो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंजाइम डू नॉट हैव प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट फोल्ड टू हैव टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली। गलत, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन हो या एंजाइम प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन हो, बेशक वो एंजाइम हो, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा फोल्डिंग से। याद रखिए, ठीक है, फोल्ड होता जाएगा मामला। तो इसमें लिखा हुआ है एंजाइम डू नॉट हैव प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट फोल्ड टू हैव टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है ना। गलत है, ठीक है। एंजाइम फर्स्ट मेक प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी प्रोटीन पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर और फोल्ड होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो फाइनली एंजाइमेटिक प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में आकर अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात है। फिर सबस्ट्रेट हैव एक्टिव साइट इन विच एंजाइम बाइंड्स, ये गलत हो गया, ठीक है। एंजाइम हैव एक्टिव साइट, एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, याद रखिए। एंजाइम में एक्टिव साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो उल्टा लिखा हुआ है, इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो 39.96 बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। मधु, हर्षल, साधना, अक्षत, अनिक, इमरान, हर्षित, अमित, प्रियांश, गौर, ठीक है। चलो, तो आप यहां पर देखिए, ठीक है, इधर लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। एन एंजाइम, पढ़ के देखो, ठीक है, देखो। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, पढ़ के देखो, एनसीईआरटी है ये। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो एंजाइम जो होता है बेटा, पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर अपनाता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपनाता है, फिर फोल्ड होकर फाइनली टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसमें वो एक्टिविटी दिखाता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा था? यहां पर मैंने लिखा था एंजाइम डू नॉट हैव प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट फोल्ड टू हैव टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है ना। ये गलत हो गया, समझ रहे हैं कैसे? एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो चलो, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पर पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 90 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करते हैं। चलो, विच इज एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम्स बट नॉट फॉर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। कौन सी चीज एंजाइम के लिए तो एक्सेप्टेबल है बट नॉट फॉर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट? मतलब यार, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम करने में ऐसा हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको और इजी कर देता हूं। एट द एंड क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बस इतना सा कि विच इज एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। विच इज एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड, विच इज ऐसा होना चाहिए, एक सेकेंड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सॉरी क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हो गई। विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आप इसको सॉल्व कर लो। पोल का कोई महत्व नहीं है, पोल का भी कोई महत्व नहीं है। अगर गलत आंसर भी मार्क कर दिया है तो अब सही क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लो।
ठीक है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, क्या ऐसा पॉइंट है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हैविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही दे रखा है। ठीक है, एंजाइम वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गलत दे रखा है। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम तो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है ना, एंजाइम कैटेलाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन, ये सही दे रखा है। एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, ये भी सही दे रखा है। ठीक है ना, तो आपका सेकंड आंसर गलत हो गया। दिस सेकंड पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंजाइम विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, फ्रेमिंग में गलती हो गई थी। इसका सेकंड आंसर आएगा, देखते हैं। काफी बच्चों ने सही मार्क किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पोल को काउंट नहीं कर रहा, आप भी इस पोल को काउंट मत करो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब एसर्शन रीजन का अगला सवाल करते हैं, 91st क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 91st क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एसर्शन एंड रीजन का 91st क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी यार क्वेश्चन फ्रेमिंग में ना इंग्लिश में थोड़ी गलती हो सकती है मेरे से भी। कोशिश तो मैं करता हूं कि सब सही जाए, पर कभी कभार यार कुछ हो जाता है गलत सलत। चलो 91st क्वेश्चन देखते हैं, एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 91st क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो दोनों पढ़ो और फिर, है ना, ये ऊपर एसर्शन है, नीचे ये रीजन है ना। ओके, ये वाली बात है। तो एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव इन हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, तो यही गलत हो गया, एसर्शन ही गलत हो गया। ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग, हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो भाई अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म से एंजाइम निकाल रहे हो जो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म के एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर काम करते होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म रहते ही हाई टेम्परेचर पर हैं। ठीक है, तो ये अनस्टेबल की जगह स्टेबल आना चाहिए था। ठीक है ना, ओके, आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो एंजाइम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से आप निकालोगे, जैसे एक बैक्टीरिया है टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज में से, सॉरी, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, जिससे आप एंजाइम निकालते हो टैक पॉलीमरेज। अब टैक पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर रिएक्शन में काम आती है, और इसकी विशेषता है कि यह हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है वो रहता ही हाई टेम्परेचर पर है, तो उसके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव इन हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये लाइन होनी चाहिए थी। ऐसे एंजाइम जो कि ऑर्गेनिज्म में से निकाले गए हैं, जो ऑर्गेनिज्म हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में रहता है जहां का तापमान ही ज्यादा है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में रहता हो, जो कि 90-100 डिग्री पे रह रहा है बैक्टीरिया, तो उसके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। ठीक है ना, ओके। रीजन है enzymes isolated from thermophilic organism are unstable at high temperature, रीजन भी गलत हो गया। ठीक है ना, बेसिकली दोनों ही गलत हैं। ओके, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया याद है, थर्मस एक्वेटिकस, तो उसका एंजाइम टैक पॉलीमरेज तो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है ना। ओके, ये वाली बात है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही गलत हैं, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं। 70% लोगों ने सही आंसर लगाया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको समझने में कठिनाई हुई, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए,
आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, भारी क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले, पढ़ लो पहले। 92 क्वेश्चन देखिए। क्या हो गया चैट, क्या हो गया? सब सही तो है? चलो, है ना? चलो अब सॉल्व करते हैं, पोल चालू हो रहा है। प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है ना, इनमें से बताइए। देखो, चलो भाई आंसर बताओ इसका, ठीक है? देखो इसको, क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। चलो भाई देखो और आंसर बताओ, ठीक है? चलो एक बार देख लेते हैं अपन, फिर आंसर निकालते हैं। करेक्ट पता लगाना था। निकल इज एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, सही है, ठीक है ना? आपने निकल कई केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर रिप्रेजेंट अ फिजिकल चेंज लाइक आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ये भी सही है, ठीक है? ये फिजिकल चेंज है कि आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज अ फिजिकल चेंज, ये गलत है, ठीक है ना? ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, याद रखिए, ठीक है? ये केमिकल रिएक्शन है, ओके, राइट? तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज अ केमिकल रिएक्शन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, गलत, ठीक है? एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। और कॉपी में भी मैंने बताया है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, याद रखिए, ठीक है? तो आप ये देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, गलत हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, ठीक है? रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो आपके 3 सही हो गए, है ना? ये 3 आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर है। देखते हैं कितने लोगों ने मार्क किया है। 65% लोगों ने सही मार्क किया है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, ये लाइन है एनसीईआरटी की, देखिए, ठीक है? देखो अ जनरल, देखो इधर देख लो, ठीक है? अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है ना? 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगी और डिक्रीज बाय हाफ हो जाएगी, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये यहां से मैंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है ना? तो आई थिंक आप सारे पॉइंट्स के साथ एग्री कर रहे होंगे, ठीक है ना? कोई अगर आपको लगे तो कमेंट में बताना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? और आपको इस फिगर को देखना है, इस फिगर को देखना है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए निकालते हैं पोल, फिगर को देखिए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए
कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रिएक्शन है CO2 प्लस H2O गिव्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये रिएक्शन अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा है, ये उसका रिएक्शन है। ठीक है, चलिए बताइए हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? देयर आर 108 क्वेश्चंस। 108 क्वेश्चंस आर देयर इन टुडेज क्लास। 93 पर पहुंचे हैं, अभी 108 पे जाना है। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, देखो तुम्हें कितना याद है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें याद नहीं है तो नोट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, ठीक है, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एब्सेंट होगा, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा ही नहीं, ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, in the absence of any enzyme this reaction is very slow with about 2000 molecules of H2CO3 being formed in an hour। ठीक है, ये 2000 नहीं होना चाहिए, 200 होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के होगा तो केवल 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे पर आवर, कॉपी में लिखवा रखा है। ठीक है ना, in presence of enzyme the reaction speeds dramatically with about this much molecules being formed every second। ये सही है। तो भाई साहब आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी इसका सी आंसर है। खाली 44% जनता ही सही मार्क कर पाई। ठीक है, इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, वैल्यू याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन दिया है कि तुम ऊपर और नीचे वैल्यू याद रख लो। ठीक है, नीचे 6 लाख है, 6 लाख एवरी सेकेंड, 6 लाख एवरी सेकेंड अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो, और अगर एंजाइम नहीं होगा तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर ही बनेंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल पर आवर। ठीक है, अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है अपना 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, चलो 94 क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो देखो क्या आ रहा है। गुड इवनिंग बेटा। अलग सर को भी नहीं छोड़ा, उनका नाम लिख के आ रहे हो बेशर्मो। ठीक है, चलिए। 1 glucose forms 2 pyruvic acid molecules. This is a dash having dash different enzyme catalyzed reaction। क्या आंसर होगा? आइए देखते हैं कितने लोग सही लगा पाते हैं। तो 1 ग्लूकोज फॉर्म्स 2 पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है। दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, इसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एंड हैविंग 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं। 82% लोगों ने सही लगाया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें 10 एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस होते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन, आओ 95 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो 95 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 95, चलो बताओ 95 का सही आंसर। ठीक है, जो गलत हो रहे हैं कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो। और सीरियसली करो इसको, सीरियसली करो। एक बार कर लिया क्वेश्चन यार, फिर देखना ही क्यों पड़े? एक बार कर लिया तो देखना ही क्यों पड़े? ऐसा क्यों है कि मैं भूल जाऊंगा? ठीक है, अगर मैं सीरियसली करूंगा तो मैं कैसे भूलूंगा यार? ठीक है, ये वाली बात है। सेम क्वेश्चन आ जावे एग्जाम में, तुम यहां सही करोगे तो एग्जाम में गलत कर दोगे क्या? वहां भी तो सही करोगे। चलो, है ना।
In our skeletal muscle in glycolysis during anaerobic condition dash is formed, while in yeast during fermentation glycolysis may lead to dash formation. ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. ठीक है, तो स्केलेटल मसल में अगर ग्लाइकोलाइसिस चल रही है और एनएरोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा. एंड वाइल इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ग्लाइकोलाइसिस में लीड टू इथेनॉल फॉर्मेशन. ठीक है, तो आपका ये थर्ड आंसर आ जाएगा. तो अगर आप ईस्ट की बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. ठीक है ना, फर्मेंटेशन, राइट. ठीक है, तो ईस्ट में फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल बनेगा. मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा. थर्ड आंसर आएगा. 72% बच्चों ने सही मार्क किया है. बहुत ही औसम, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों. ठीक है, 96 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सॉल्व करिए इसे. चलिए करिए इसे सॉल्व. हुआ कि नहीं? चलो देखते हैं. इन एक्टिव साइट विच ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल यू कैन फाइंड. तो एंजाइम की एक्टिव साइट में, ठीक है, आपको कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा? आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगी, क्योंकि मोस्टली एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है ना, तो एक्टिव साइट में भी तो आपको अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे. बिल्कुल सही, 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है. तो एंजाइम का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है. प्रोटीन का बना होता है अमाइनो एसिड्स का. तो एक्टिव साइट में आपको क्या मिलेगी? अमाइनो एसिड्स मिलेंगी. कॉपी में भी लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स प्रॉपरली. चलो सबको अरेंज करो. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स प्रॉपरली. क्वेश्चन नंबर 97. चलो वॉइस अभी भी क्रैक कर रही है क्या? वॉइस क्रैक कर रही है? बताओ, ये तो सही चल रहा है. अभी भी वॉइस क्रैकिंग है क्या? बता दो भाई, क्रैक है? वॉइस सही आ रही है तो थम्स अप कर दो. नहीं आ रही है तो यार लिख दो नॉट गुड. बताइए, वॉइस सही आ रही है मेरी? अब क्लियरली आ रही है? इसमें तो सब सही दिख रहा है. क्लियर? ओके बेटा, बहुत बढ़िया. ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. देखते हैं कितने बच्चे एंजाइम अच्छे से पढ़े हुए हैं. ठीक है, देखो, सबस्ट्रेट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स एक्टिव साइट. पहला ये हो जाएगा. ठीक है ना, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट चला गया. ठीक है, फिर क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है ना, फिर क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करेगा. ठीक है, या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन जाएगा. और लास्ट में जो है प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए सी. ठीक है, ए सी बी डी, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका. देखो, ठीक है ना, ए सी बी डी फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है ना, देखते हैं
41% बच्चे ही सही आंसर लगा पाए। ठीक है, गलत कर दिया। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना बच्चों, इसको याद रखना। भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में जाएगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सबस्ट्रेट पर काम होने लग जाएगा तो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर में चला जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन 98 को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन 98 को सॉल्व करिए। पूरा क्वेश्चन फिगर के फॉर्मेट में है, ये फिगर एनसीईआरटी में दे रखा है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का फिगर देख लीजिए, फिर मैं पोल लगाऊंगा। ठीक है ना, चलिए चलो, तो अब मैं पोल चालू कर रहा हूं, आपने पढ़ तो लिया ही होगा। चलो पोल चालू हो गया है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आपको ए बी सी डी लेवल करना है, ए बी सी डी लेबल करना है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलो चलो बताओ। कहां तक पहुंचे भाई? भी है, करिए करिए करिए। एक्चुअली वो नीचे है ना, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कॉपी में भी करवाया हुआ है। ठीक है, चलो हो गया ना, चलो बहुत ही अच्छे। तो आइए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या होगा। इधर ए क्या होगा? ए होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, चलो बी क्या होगा? बी होगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। बी क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। सी जो है ज्यादा है ना, इट इज विदाउट एंजाइम। ठीक है, ओके, और डी जो है इट इज एनर्जी विथ एंजाइम, विथ एंजाइम। ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है, पहला पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन देखो। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, बी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, सी हो गया, विदाउट एंजाइम लिखा है। एंड डी हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, तो विथ एंजाइम लिखा है। ठीक है, कर लोगे इसे? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने सही किया है? 81% लोगों ने सही लगाया है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ठीक है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इस बार भी आ सकता है 24 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, चलो क्वेश्चन नंबर 99 एसर्शन रीजन का सवाल है, सॉल्व करो। ठीक है, चलिए मैंने तो आंसर मार्क कर दिया, आप भी कर लीजिए। चलो देखें एक बार इसका आंसर, आओ बच्चों देखते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट नेवर कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। सबस्ट्रेट कभी प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट होता ही नहीं है। ठीक है ना, रीजन देर आर मैनी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स फॉर्म्ड बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी सही है। और इसका वन आंसर आएगा, क्योंकि एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है ना, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में
कई ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बनती हैं जिनको ट्रांजिशन स्टेट्स भी कहते हैं, याद रखिए। तो सबस्ट्रेट ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में कई सारी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स होती हैं। कॉपी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। देखते हैं कितने लोगों ने, 82% लोगों ने सही लगाया है, बहुत ही बढ़िया। आइए अब अपन 100वां क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्या आंसर होगा 100 क्वेश्चन का, देखिए 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, चलो बताइए इसका आंसर। एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, देखिए। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, है ना, कॉपी में भी लिखाया हुआ है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, ऑसम, ठीक है ना। तो 100 हो गए अपने। 101, चलो 101 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आओ इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 101 पढ़ो, ठीक है, चलो 101 पढ़ो, बताओ क्या आंसर होगा। चलो बताओ क्या आंसर होगा, पढ़ो स्टेटमेंट और फिर आंसर। चलो देखते हैं, ठीक है। द पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट नेवर हैज एनी ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इन बिटवीन। गलत है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर तो आएगा ही, याद रखिए। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, डायग्राम में भी तो अपन ने देखा था, ठीक है ना। तो द पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट हैज अ ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, याद रखिए। नेवर हैज एनी ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, गलत हो गया, ठीक है। हैज अ ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, याद रखिए, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना, ओके। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर हैव हाई एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ये सही है, ठीक है। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पहला गलत, दूसरा सही। 71% बच्चों ने सही आंसर लगाया है। आप यहां पर देख सकते हो इस डायग्राम को, ये देखिए डायग्राम आएगा, ये देखिए, देख सकते हो, आप खुद देखो इस डायग्राम को कि जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये वाला, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा होता है। ये एनर्जी की एक्सिस है, देखिए, ठीक है, आप खुद देखिए, ठीक है, ये एनर्जी की एक्सिस है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है, सबस्ट्रेट जो है पहले ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर में पहुंचता है, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसका एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ में आया, इसको मिटा देता हूं, डायग्राम क्यों खराब करें, ठीक है। चलिए, है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता चली गया, 101 का 3 है, ठीक है। कितने लोगों ने सही किया था, ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 101 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए इस चैप्टर में। अब आ रहा है 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन,
102 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 102 क्वेश्चन। ये नीट 2016 में आया हुआ है, नीट 2016 में आया हुआ है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसको मिटा लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप आराम से देख पाएं। चलिए पोल चालू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए, ठीक है, क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ कंप्लीटली। 2016 में आया हुआ सवाल, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलो देखो, 102 PYQ है, PYQ क्वेश्चन है। 102 नंबर पे पहुंच गए अपन। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो हो गया टाइम, ठीक है ना। देखो बच्चों, जब भी याद रखिए, जब भी बेटा, ठीक है ना, वैसे इसका सेकंड आंसर है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एकदम सही है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका सेकंड आंसर है। कितने लोगों ने किया है? 76% लोगों ने सही किया है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ठीक से करके इसको सेट कर देता हूं। चलो, है ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना बच्चों, ये याद रखना, मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जब प्रोडक्ट की एनर्जी, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो और सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा हो, देखो सबस्ट्रेट हायर एनर्जी पर है, प्रोडक्ट कम एनर्जी पर है, ठीक है ना, तो ये हमेशा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एक बार केमिस्ट्री में भी सवाल आ रखा है सेम, ठीक है ना। तो याद रखना, जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होती है, देख लीजिए, तो प्रोडक्ट P मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, ठीक है, याद रहेगा ना, ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। सेकंड आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, याद रखना है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 103, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आओ 103 सॉल्व करते हैं। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की इमेंस प्रैक्टिस मिल रही है। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आ गए इसमें। ठीक है, चलिए आइए, चलो देखो क्या होगा। देखिए क्या आंसर होगा, लगाइए। चलो भाई बताओ, लगाओ इस क्वेश्चन को। बस 108 तक है। चलो करें। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आ सकता है आने जैसा। ठीक है, 24 में। ठीक है, कभी आया ही नहीं है ना, इसलिए कभी नहीं आया ये, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए आ सकता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें चला गया क्या? इसका वैसे वन आंसर है, एक बार वन ले लेते हैं आंसर। 75% बच्चों ने सही लगाया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए ये वाला डायग्राम। ठीक है, आप इस डायग्राम को देख लीजिए कि भाई सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है ना, ओके,
ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को एनालाइज करना, तुमने इसको केमिस्ट्री में भी कराई होगा, ठीक है ना। ओके, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक, ठीक है, और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द S has to go through a much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो सबस्ट्रेट है, S क्या है, सबस्ट्रेट है, has to go through a much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट। S ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। S सबस्ट्रेट होता है, ये कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। S जो है उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर आता है, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ऐसे करके। तो भले एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है ना, द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल सही है, एस जो है सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, फिर वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। जो सबस्ट्रेट है वो पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, याद रखिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका वन आंसर आएगा। और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है आ भी सकता है, कहीं हमला हो गया तो भैया तैयार रहना, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 104, ठीक है ना, 104वां क्वेश्चन। चलो 104वां क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। 104वां क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलो बताओ क्या आंसर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। चलो मैंने भी लिख दिया, तुम भी कर दो। चलो करते हैं इस सवाल को। देखो, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज वेरी रिएक्टिव, याद रखिए ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज लॉन्ग लिविड, ये गलत। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिविड, ये एनसीईआरटी की लाइन है। कोई चीज रिएक्टिव है तो वो शॉर्ट लिविड ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, एंजाइम रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सही हो गया, इजी था, ठीक है ना। प्रोडक्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट बनेगा फिर वो एक्टिव साइट से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। इसका थर्ड आंसर बैठेगा। देखिए 80% बच्चों ने सही आंसर लगाया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलो 105वां क्वेश्चन आ रहा है, ये भी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर, 105वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये 24 के लिए गेम चेंजर होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व करो, ठीक है। बताइए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी की लाइनों को घुमा घुमा कर बनाए हुए हैं, बताइए क्या आंसर होगा। मैंने भी लगा दिया, आप भी लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर फर्स्ट है, पहले तो आंसर देख लेते हैं अपन, ठीक है। खाली 33% बच्चों ने सही लगाया है,
क्या करते हो यार, ठीक है ना। और मेरी रैंक 123 आ गई है, वाह भाई वाह, ठीक है ना। फर्स्ट कौन आया है? ईशान, नो वन, हर्षल, गौरव सिंह, बहुत बढ़िया। मनसा फर्स्ट चल रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए मैं इसका आंसर आपको समझाता हूं, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की हिडन लाइन है, याद रखिए। किसी के भी नोट्स देख लीजिएगा, इतना परफेक्ट, इतना क्लोज एनसीईआरटी के पास कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, ठीक है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है तो एंजाइम का कन्फर्मेशन बदल जाता है और ये बाइंडिंग और टाइट हो जाती है, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड करेगा एक्टिव साइट में, तो भाई एंजाइम का शेप ऑल्टर हो जाएगा और एंजाइम का शेप और परफेक्ट हो जाएगा और वो और ज्यादा परफेक्ट तरीके से सबस्ट्रेट के अराउंड रैप कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेटा ग्लव्स की बात होती है। जब आप ग्लव्स शुरू में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरे हाथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, पर जब आप दस्तानों में आपका हाथ जाता है, ग्लव्स में जब आपका हाथ जाता है तो ग्लव्स बिल्कुल आपके हाथ का शेप ले लेते हैं। उसी तरह बेटा एंजाइम में जब सबस्ट्रेट एंटर करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट एंटर करता है तो उसकी वजह से एंजाइम का शेप ऑल्टर हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग बढ़िया हो जाती है समय के साथ, ठीक है ना। तो द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ठीक है, समझ में आया। तो ये बिल्कुल सही है। वन एंजाइम रन्स थ्रू एंड पार्टिसिपेट इन मेनी कैटालिटिक साइकिल, ये भी सही है, क्योंकि एंजाइम बेटा कभी चेंज ही नहीं होता। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर लास्ट में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये एंजाइम फ्री हो गया, ये एंजाइम फ्री हो गया, ये फिर वापस अगले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एंजाइम तो बायोकेमिकल रिएक्शन में चेंज ही नहीं होता ना, एंजाइम तो पार्टिसिपेट करता रहेगा रिएक्शन में। पहले रिएक्शन कैटेलाइज करवा देगा, फिर फ्री हो जाएगा, फिर दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर करवा देगा, फिर फ्री हो जाएगा, फिर तीसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एंजाइम क्योंकि एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन में चेंज ही नहीं होता, इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहता है। एक बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, काम पूरा करेगा, फिर वो वापस यूज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एंजाइम में कोई बदलाव ही नहीं आता रिएक्शन के दौरान, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम अनचेंज्ड रहते हैं, इसलिए क्या होता है, एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो एंजाइम अगले रिएक्शन में चला जाता है। मतलब कि अगला रिएक्शन मतलब ये एंजाइम घूमकर वापस आ जाएगा और फिर किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि सबस्ट्रेट के तो कई मॉलिक्यूल्स है ना अपने बर्तन के अंदर, ठीक है। तो दोनों सही है, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ईशान बी, नो वन, बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने बी लगाया, ठीक है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। टिपिकल क्वेश्चन है कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है और वो सबस्ट्रेट को और टाइटली बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, एक एंजाइम कई कैटालिटिक साइकिल में यूज होता है, क्योंकि एक बार जब एंजाइम अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जाकर प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है, फिर ये एंजाइम वापस किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सबस्ट्रेट तो बहुत सारे हैं सॉल्यूशन में, सभी को तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। ये वाली बात है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आई होप आप कॉपी में नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आ रहा है आपके सामने, ठीक है। चलिए 106 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके, पोल चालू हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये 2013 का पीवाईक्यू है, सॉल्व करिए। चलिए, ये लास्ट दो क्वेश्चन है, लास्ट दो क्वेश्चन है आज के लास्ट दो क्वेश्चन है बस। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, 2013 में पूछ रखा है, बताइए। चलो, तो बेटा मैंने आपको बताया जो सबस्ट्रेट है वो पहले ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ट्रांजिएंट होगा, थोड़ी देर के लिए बनेगा और अनस्टेबल होगा। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर होता है ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही बनता है, और भाई साहब ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो फटाफट ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कभी डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाता, पहले ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 79% बच्चों ने सही लगाया है, बहुत ही बढ़िया, और क्या चाहिए। ठीक है, आइए अब अपन जो है 107वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको जो है ऊपर ले लेता हूं इस क्वेश्चन को, ताकि आप सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करिए 107 क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, द कर्व गिवन बिलो शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी विथ रिलेशन टू थ्री कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। एक्स एक्सिस पर क्या होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चलो बताइए एक्स एक्सिस पर क्या होगा और वाई एक्सिस पर क्या सही हो सकता है। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर आएगा, कर सकते हो। ये 2011 में सवाल आया हुआ है, ये भी एक पीवाईक्यू है। ठीक है, बताइए। चलो, कल इस चैप्टर का आखिरी भाग आएगा, 10 एक सवाल और बचे हुए हैं एंजाइम इनिबिशन वगैरह के। ठीक है ना, तो कल अपन क्लासेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनिबिशन के सवाल लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, ओके। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका थर्ड आंसर है सीधा सीधा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो है आपका टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, आपका पीएच हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया, ओके। और जो वाई एक्सिस है, ठीक है ना, उसमें आपकी एंजाइम एक्टिविटी आएगी। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी, ई ए मतलब एंजाइम एक्टिविटी आएगी। थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, 57% बच्चे ही कर पाए, भाई ऐसा मत करो। ठीक है ना, ओके। इस एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और पीएच आता है, आप देखना कॉपी में बनवाया है, और इस वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी आती है। ठीक है, कॉपी का ग्राफ जरूर देखना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, देखो कमियां दूर करना ही एक जो है सही व्यक्तित्व की मिसाल होती है। ठीक है, हमारी परेशानी ये है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। जो गलती हो रही है, जिस टॉपिक से गलती हो रही है, वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए बच्चों, आपसे मिलता हूं मैं जो है कल की क्लास में। जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं इनको कॉपी में लिख लेना, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है ना, राइट। अब तक हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चनों को देखते रहो भाई। ठीक है, क्वेश्चनों को देखना बहुत जरूरी है, जब भी टाइम मिले देखते रहो। पॉटी जाओ तो देख लो, हम तो बेटा पॉटी के अंदर भी जो है कुछ कागज की स्टिक्स लगा कर रखते थे, कागज की पर्चियां लगा लेते थे कि भाई जब पॉटी का टाइम वेस्ट क्यों करें, पॉटी में बैठे हैं तो 10-15 मिनट पढ़ लिया। ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन देख लिए। इन क्वेश्चंस को देखते रहो, पेपर तो इन्हीं में से ही आएगा। ठीक है ना, अब आपको कोई कहे कि यार ये 1500 क्वेश्चन है, इसको कर ले, पेपर इसी में से ही आएगा, तो तेरे को करने में क्या बुराई लग रही है, कर ले एक बार। ठीक है ना, तेरे तेरे
45 क्वेश्चन तो पक्के है ना इसमें से, बता। अगर तू कर लेगा तो तेरे 45 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। 45 नहीं भी करके आएगा, 42 43 तो बनी जाएंगे, स्कोर तो तेरा अच्छा खासा आ ही जाएगा, है ना। तो करके जा यार, जब तेरे को मैं पूरा प्लेट में डालकर दे रहा हूं, ठीक है, तेरे को प्लेट में भोजन डालकर दे रहा हूं, खा ले यार इसको, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, चलो कल मिलते हैं, कल अपन इसको खत्म करेंगे और कल एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय।